press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो ऑल ऑफ यू, आज के सेशन में आप लोगों का वेलकम है। ट्रांजिएंट एनालिसिस की पिछली वीडियोस में हम लोगों ने डीसी रिस्पॉन्स ऑफ आरएल सर्किट, आरसी सर्किट एंड आरएलसी सर्किट को डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से डिस्कस किया है। एक और मेथड है हमारे सिलेबस में, इन्हीं सर्किट्स को हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड से भी स्टडी करेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग आरएल, आरसी, आरएलसी सर्किट को स्टडी करें, सबसे पहले हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में जानेंगे आज के सेशन में। एक्चुअली में इंजीनियरिंग या डिप्लोमा में फोरियर ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म नाम के डिफरेंट ट्रांसफॉर्म्स हैं जिनको मैथमेटिक्स में पढ़ा जाता है और डिफरेंट टेक्निकल सब्जेक्ट में इनका एप्लीकेशन है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। ये बहुत सारे सब्जेक्ट में काम आता है। मैथमेटिक्स में तो पढ़ना ही है डिटेल में, इसका एप्लीकेशन कंट्रोल सिस्टम में है, सिग्नल सिस्टम में है, नेटवर्क थ्योरी में है एंड एटसेट्रा। तो सबसे पहले जब हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है, बेसिक्स फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म का क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या है, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल क्या होता है, उसके बाद लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिवीज़न बाय टी, इनिशियल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम, ये तमाम बातें आज की वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में समझिए कि इसे यूज़ किया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और इसी को यूज़ करके हम लोग इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू किसी भी फंक्शन का बता सकते हैं। ठीक है, अब ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्म है जो टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है। यानी अगर किसी टाइम के फंक्शन को आप लैप्लास लगा देंगे तो वो ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी का फंक्शन बन जाएगा। टाइम के फंक्शन को हम लोग एफ ऑफ टी से डिनोट करते हैं और कहीं कहीं इसको स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, और फ्रीक्वेंसी के एफ को एफ बार से या फिर कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो डिफाइनिंग इक्वेशन है वो ये है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर ऑफ माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी। जिस फंक्शन का आपको लैप्लास निकालना है वो फंक्शन यहाँ पे रहेगा इंटू डी टी। और जब इस इंटीग्रल को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो वो एक फ्रीक्वेंसी का फंक्शन आएगा। यहाँ पर s जो है वो एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, फ्रीक्वेंसी का फंक्शन होता है। ठीक है ना, इसका अपना एक रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है। s इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो अगर s प्लेन, जैसे कंट्रोल सिस्टम में हम लोग s प्लेन के बारे में पढ़ते हैं, तो सिग्मा जो है वो रियल एक्सिस के बारे में बताता है और जे ओमेगा एक्सिस जो होगी वो इमेजिनरी एक्सिस होगी। ठीक है, अब हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर किसी सर्किट में मेरा इंडक्टर या कैपेसिटर है और उसमें हम लोग केवीएल लगा रहे हैं तो वो जो इक्वेशन आएगा वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। अगर हम इसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगा दें तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन से अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एप्लीकेशन इसका यही है, यानी किसी सर्किट में इंडक्टर कैपेसिटर होने की वजह से आपको केवीएल जो मिला वो डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाकर उसको अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया ताकि आप आसानी से उसको सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये डिफाइनिंग इक्वेशन है एफ, जहाँ पर एफ ऑफ टी जो है वो टी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 पर डिफाइंड होता है। अच्छा, इस लैप्लास ट्रांसफॉर्म की स्पेशलिटी क्या है कि वो इनिशियल कंडीशन को ऑटोमेटिकली जो है सॉल्व कर लेता है विदाउट डिटरमाइनिंग जनरल सॉल्यूशन, पार्टिकुलर इंटीग्रल। जिस तरह से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड में करते हैं तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का डायरेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म के साथ साथ इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी यूज़ करना पड़ेगा आपको जब हम लोग ट्रांजिएंट सॉल्व करेंगे। तो ये क्या करेगा, जस्ट रिवर्स काम करेगा, यानी एस डोमेन से, फ्रीक्वेंसी डोमेन से
टाइम डोमेन में कन्वर्ट करेगा, यानी L इनवर्स एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी हो जाएगा। खैर इसको तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म को। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि मेरा बेसिक फंक्शन लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ बेसिक फंक्शन उनका क्या फॉर्मूला होता है। तो देखिए ये है टी टू द पावर ऑफ n, इसको पोलिनोमियल बोला जाता है, अलजेब्रिक फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो अगर कहीं पर टी टू द पावर ऑफ n है तो उसका लैपलास हो जाता है फैक्टोरियल n बाई एस टू द पावर ऑफ n प्लस 1। तो ये जनरल फॉर्मूला है। अगर यहाँ पर t टू द पावर ऑफ 0 रहता है, यानी t टू द पावर ऑफ 0 का वैल्यू क्या हो गया 1, तो इस फॉर्मूले में अगर आप पुट कीजिएगा तो 1 बाई एस आएगा। उसी तरह से अगर t है तो t मतलब यहाँ पे पावर 1 है तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, बाई यहाँ पर जितना पावर है उससे एक एक्स्ट्रा यहाँ पे रहेगा तो 1 बाई एस स्क्वायर हो जाएगा। टी क्यूब का क्या होगा फैक्टोरियल 3 को आप 6 भी लिख सकते थे, 3 इंटू 2, और पावर एक बढ़ जाएगा s टू द पावर ऑफ 4 हो जाएगा। टी टू द पावर ऑफ 10 रहेगा तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 10 s टू द पावर ऑफ 11 बाई s टू द पावर ऑफ 11। ये क्या है एक्सपोनेंशियली डीकेइंग फंक्शन, e टू द पावर ऑफ माइनस ए टी का होता है 1 बाई एस प्लस ए, और अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये एक्सपोनेंशियली राइजिंग फंक्शन है, e टू द पावर ऑफ ए टी का हो जाएगा 1 बाई एस माइनस ए। अब है ये साइन फंक्शन है, अगर साइन ओमेगा टी रहेगा तो ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा। अगर साइन के जगह में कॉस हो जाएगा तो यहाँ पर जो ओमेगा आया था ना यहाँ पर एस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, यानी एस बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। साइन एच ओमेगा टी रहेगा तो क्या हो जाएगा सब कुछ सेम रहेगा। देखिए साइन ओमेगा टी और साइन एच ओमेगा टी में सेम है, यहाँ भी ओमेगा न्यूमरेटर में, यहाँ भी ओमेगा न्यूमरेटर में। यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर था, यहाँ पर एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। कॉस एच ओमेगा टी में क्या हो जाएगा एस बाई एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों हाइपरबोलिक फंक्शन कहलाता है। साइन एच ओमेगा टी का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ई टू द पावर ऑफ ओमेगा टी माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस ओमेगा टी बाई 2, और कॉस एच ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है ई टू द पावर ऑफ ओमेगा टी प्लस ई टू द पावर ऑफ माइनस ओमेगा टी बाई 2, ठीक है। तो ये चार फॉर्मूले को याद रखने के लिए देखिए तरीका ये है कि जब जब साइन होगा तो ओमेगा यहाँ पे आएगा। देखिए यहाँ पे भी साइन था, हाइपरबोलिक में भी ओमेगा आया। अगर सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर रहेगा, अगर हाइपरबोलिक फंक्शन रहेगा तो एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर रहेगा। उसी तरह से अगर कॉस का फंक्शन है तो एस रहेगा, यहाँ पे देख लीजिए न्यूमरेटर में एस रहेगा। अगर सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा, और अगर हाइपरबोलिक फंक्शन है तो एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। तो ये इस तरह से ये चार फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। उसके बाद u ऑफ टी को हम लोग बोलते हैं स्टेप फंक्शन, और अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है, अगर मान लिया देखिए यहाँ पे इसका ग्राफ बना हुआ है, अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। ये क्या होता है t इज इक्वल टू लेस देन 0 या 0 तक 0 होता है और 0 के बाद से 1 हो जाता है, तो इसको हम लोग यूनिट स्टेप फंक्शन बोलते हैं। चूंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, उसका जब आप लैपलास निकालिएगा तो 1 बाई एस आ जाएगा। और ये सिंबल होता है इम्पल्स फंक्शन का, ये एक पर्टिकुलर टाइम पर रहेगा, ना उससे पहले अवेलेबल होगा ना उसके बाद अवेलेबल होगा, जस्ट उस टाइम पे रहेगा थोड़ी देर के लिए, तो इसको इम्पल्स फंक्शन कहा जाता है। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स फंक्शन होता है 1। ये बहुत ही पॉपुलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आता है। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स फंक्शन होता है 1, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन होता है 1 बाई एस। अब यहाँ पर कुछ देखिए कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल्स हैं, इनको टेस्ट सिग्नल्स बोलते हैं। इम्पल्स हो गया, स्टेप हो गया, रैंप हो गया, पैराबोलिक हो गया, तो इनका आपस में रिलेशन है। सबका ग्राफ यहाँ पे देखिए बना हुआ है, ये इम्पल्स का ग्राफ है, ये स्टेप फंक्शन या यूनिट स्टेप फंक्शन का ग्राफ है, ये रैंप का है और ये पैराबोलिक का है। तो अगर इम्पल्स को इंटीग्रेट करते हैं तो यूनिट स्टेप बनेगा, यूनिट स्टेप को इंटीग्रेट करेंगे तो रैंप बनेगा, रैंप को इंटीग्रेट करेंगे तो पैराबोलिक बनेगा। उसी तरह से अगर पैराबोलिक को डिफरेंशिएट करेंगे तो रैंप मिलेगा, रैंप को डिफरेंशिएट करेंगे तो यूनिट स्टेप मिलेगा, यूनिट स्टेप को डिफरेंशिएट करेंगे तो इम्पल्स मिलेगा। इम्पल्स फंक्शन का सिंबल हो गया ये डेल्टा, डेल्टा बोला जाता है डेल्टा टी। यू ऑफ टी हो गया यूनिट स्टेप के लिए, रैंप के लिए आर ऑफ टी होता है, और पैराबोलिक को एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर से आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ, सिंबल, आपस का रिलेशनशिप बहुत काम आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। उसके बाद ई टू द पावर ऑफ एटी, जिसको हम लोग थोड़ी देर पहले बताए थे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है राइजिंग नेचर का, तो इसका ग्राफ इस तरह से होगा। अगर आप यहाँ पे 0 पुट के देखिएगा तो 1, तो ये 1 से स्टार्ट होगा, यहाँ से ना, ये गलत है, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद ये ई टू द पावर ऑफ माइनस 80, ये भी देखिए अगर 0 पुट कर दीजिएगा तो 1 से स्टार्ट होगा, उसके बाद फाइनली डीकेइंग करेगा, तो ये डीकेइंग नेचर का हो गया। ये मेरा
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन का फंक्शन 0 से स्टार्ट होगा 1 तक, इस तरह से साइनोसोडल जाएगा, और कॉस का 1 से शुरू होगा और उसके बाद फिर इस तरह से 0 पर और इस तरह से जाएगा। तो ग्राफ और सिंबल ये सब याद रखने से सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ती है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कि जो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है उसी के हिसाब से देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल है, तो एकदम शॉर्ट में बनाया है जिस तरह से कंपटीशन में या आपको बनाना है। मान लेते हैं ये गिवन फंक्शन था, इसका हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा, t⁴ का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 बाई s⁵ जो यहाँ पे पावर रहता है एक पावर बढ़ जाता है, ठीक है ना, s में। उसके बाद 2 इंटू t⁻³ है तो क्या हो जाएगा, 2 एज इट इज रहेगा, फैक्टोरियल 3 बाई s⁴ हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू e⁻³ था, तो 4 इंटू अगर यहाँ पे माइनस रहता तो 1 बाई एस प्लस ए होना चाहिए, तो ए का वैल्यू 3 है माइनस में, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे s प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -2 कांस्टेंट रहेगा अपना, और साइन 5t का क्या हो जाएगा 5 बाई s² प्लस 25 हो जाएगा। ये हाइपरबोलिक फंक्शन है तो 3 बाहर हो गया, और cos s2t का क्या हो जाएगा s बाई s² माइनस 4 हो जाएगा। उसका सिंप्लीफाई करिएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको असाइनमेंट के लिए मैंने 2 क्वेश्चन दिया है, ये आप लोगों को बनाना है। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के बारे में। तो देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तक तो हम लोग जान रहे हैं कि किसी भी टाइम डोमेन के फंक्शन का अगर हम लैप्लास निकालते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर कोई फंक्शन ऑफ t किसी एक्सपोनेंशियल के साथ में प्रोडक्ट होके रहेगा तो उसका निकालने का तरीका ये होता है कि f ऑफ t का आप निकाल लीजिए, सबसे पहले लैप्लास f ऑफ s आ जाएगा, फिर फर्स्ट शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर आया है ना उसमें जितना भी s है उसको s माइनस a से रिप्लेस कर दीजिए। अगर यहाँ पे प्लस ए रहेगा तो s माइनस ए से रिप्लेस होगा, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो s प्लस ए से रिप्लेस होगा। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर है e⁻² sin t, तो देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि कोई फंक्शन है और किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ, तो सबसे पहले हम लोग f ऑफ t मान लेंगे sin t को, और sin t का हम लोग लैप्लास निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं sin t का क्या हो जाएगा 1 बाई s² प्लस 1 हो जाएगा। अब एज पर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पूरे फंक्शन का निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरा f ऑफ s आया है उसमें जहां जहां पर s है उसको s माइनस a से, यानी इस केस में s माइनस 2 से रिप्लेस कर देंगे। s माइनस 2 से रिप्लेस कर देने के बाद सॉल्व कीजिएगा, वो आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या कह रहा है कि e⁻t प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो ये तो समझ में आ गया कि ये मेरा एक्सपोनेंशियल है और ये मेरा f ऑफ t है। तो सबसे पहले हम लोग f ऑफ t का निकाल लेंगे, तो ये होल स्क्वायर था इसको एक्सपैंड कर दिए, फिर t² का लैप्लास निकालेंगे तो 2 फैक्टोरियल 2 बाई s 3 हो जाएगा। उसके बाद 2t का 2 बाई s² और 4 का 4 बाई s हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग जब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जहां जहां पे s था वहां पर आपको s माइनस 1 से इस बार रिप्लेस करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर s³ था तो s माइनस 1 का होल क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर s² था तो 2 बाई s माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ s था तो 4 बाई s माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन दिया आप लोगों को, खुद से आपको ट्राई करना। तो देख के ही समझ में आ रहा है कि f ऑफ t कौन सा है। सबसे पहले f ऑफ t का आप निकाल लेंगे, f ऑफ t का निकालने के बाद फिर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम s को s माइनस a या s प्लस a से एज पर क्वेश्चन आपको रिप्लेस करना है। अब आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। ये बहुत ज़्यादा काम आता है ट्रांजिएंट में। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव मान लेते हैं क्या होता है, s इंटू एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0 अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन होगा तो, अगर सेकंड ऑर्डर होगा तो s स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस इंटू एफ ऑफ 0 माइनस एफ डैश ऑफ 0, अगर 3 ऑर्डर होगा तो s क्यूब एफ ऑफ एस माइनस एस स्क्वायर एफ ऑफ 0 माइनस एस एफ डैश ऑफ 0 माइनस एफ डबल डैश ऑफ 0। तो इसी पैटर्न पे ये फॉर्मूला बढ़ता है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर n टाइम डेरिवेशन है तो यहाँ पर उतना ही पावर होगा s का, यानी अगर यहाँ पे 10 है 10 टाइम डेरिवेशन है तो s टू द पावर ऑफ 10 होगा, ठीक है, f ऑफ s हो जाएगा। उसके बाद एक कम होता जाएगा ग्रेजुअली, s ऑफ s टू द पावर ऑफ n माइनस 1, यहाँ पर f ऑफ 0 आएगा, फिर s माइनस s टू द पावर ऑफ n माइनस 2 के साथ f डैश ऑफ 0 आएगा, और इसी तरह से चलते चलते माइनस सबसे लास्ट में, यानी अगर यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन था तो यहाँ पर f डैश 0 आया है, और अगर यहाँ पर ट्रिपल डिफरेंशिएशन था तो यहाँ पे f डबल डैश आया। डबल डैश का मतलब डबल डिफरेंशिएशन। तो इस तरह से यहाँ पर f टू द पावर ऑफ n माइनस 1 यानी एक कम, जितना यहाँ पे था उससे एक कम ऑफ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे f डैश ऑफ 0 है क्या कि इनिशियल वैल्यू ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ t। उसी तरह से f डबल डैश ऑफ 0 है क्या, तो इनिशियल वैल्यू ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ t, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं
जैसे मान लेते हैं साइन 3t का हम लोगों को लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव से बनाना है। क्वेश्चन में दिया हुआ कि इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव से बनाइए। हालांकि हम जानते हैं कि साइन 3t का आसानी से आप s3/s² + 9 लिख सकते हैं, लेकिन इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव से बनाना है। तो सबसे पहले इसको f ऑफ t मान लेंगे, ठीक है। तो f ऑफ 0 कितना हो जाएगा, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए f ऑफ 0 भी 0 हो जाएगा, इसको रख लिए यहाँ पे। f डैश ऑफ t कितना होगा, 3 cos 3t, इसको जब हम डेरिवेट करेंगे तो अब f डैश ऑफ 0 का हमको जरूरत पड़ने वाला, तो f डैश ऑफ 0 भी निकाल लेंगे। तो f डैश ऑफ 0 cos 0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए f डैश ऑफ 0 का वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 × 1। f डबल डैश ऑफ t निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 3, फिर माइनस हो जाएगा तो -9 sin 3t हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो अब हम ये जो फॉर्मूला है डबल डिफ्रेंशिएशन वाला, वो फॉर्मूला लगा देंगे, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे, ठीक है। फॉर्मूला लगा दिए तो देखिए यहाँ पे f ऑफ s आ रहा है। f ऑफ s के जगह में हम L f ऑफ t भी लिख सकते हैं, क्योंकि L f ऑफ t = होता है f ऑफ s, ठीक है। और f डबल डैश ऑफ t का वैल्यू भी हम निकाल के रखे हुए -9 sin 3t, तो -9 sin 3t यहाँ पे रहने दी। f ऑफ 0 का वैल्यू 0 निकाले हुए थे तो ये वाला टर्म खत्म हो गया। f डैश ऑफ 0 का वैल्यू 3 निकाले हुए थे तो ये -3 रह गया। अब आप देखिए यहाँ पे ये भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एक टर्म है, ये भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एक टर्म है, तो दोनों को एक तरफ लेके आ गए। उसके बाद सब में माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस को काट दिए हम, फिर कॉमन ले लिए, तो इसके पास s² बचेगा, इसके पास +9 बचेगा, क्योंकि माइनस तो कैंसिल हो चुका, तो s² + 9, फिर sin 3t कॉमन था तो sin 3t हो गया। तो अब हमको इसमें से तो सिर्फ sin 3t निकालना है ना, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 3t कितना हो जाएगा, 3/s² + 9, ये s² + 9 यहाँ के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो जो मेरा आना चाहिए था वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव मेथड से भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जैसे t³ है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t³ निकालना है डेरिवेटिव मेथड से। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो मेरा आंसर हमको पता है कि फैक्टोरियल 3 यानी कि 6/s⁴, ठीक है। तो अब इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव से बना रहे हैं, तो f ऑफ t निकाल लिए, मान लिए थे कि t³ है, तो f ऑफ 0 भी 0 हो जाएगा, f डैश ऑफ t निकालेंगे 3t² हो जाएगा, f डैश ऑफ 0 निकालेंगे वो भी 0 हो जाएगा, f डबल डैश t का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6t हो जाएगा। इसको डेरिवेट करिएगा तो f डबल डैश ऑफ 0 निकालिएगा, इस पे 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। f ट्रिपल डैश यानी कि 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन, अब इसको डेरिवेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6t का डिफरेंशिएशन 6 होगा। अब फाइनली जो मेरा 3 ऑर्डर डिफरेंशिएशन का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव का फॉर्मूला वो हमने पुट कर दिया, ठीक है। s³ f ऑफ s -s² f ऑफ 0 -s f डैश ऑफ 0 -f डबल डैश ऑफ 0, और यहाँ पर देखिए सबका वैल्यू 0 है, f ऑफ 0 का वैल्यू 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0, तो सब खत्म हो जाएगा। जब हम पुट करेंगे तो L f ट्रिपल डैश t = हो जाएगा s³ f ऑफ t, तो f ऑफ s के जगह में हम L f ऑफ t लिख दिए। अच्छा, f ऑफ t कितना था मेरा, t³ था, यहाँ पर f ट्रिपल डैश t का वैल्यू क्या निकालें, थोड़ी देर पहले 6 निकालें, तो यहाँ पे 6 रहने दिए। इसका लैप्लास निकालिएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 6, तो 6/s आ जाएगा। यहाँ पर तो आपको सिर्फ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t³ ही चाहिए ना, तो s³ जो था यहाँ पर, ये यहाँ पे जाने के बाद डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t³ कितना आ जाएगा, 6/s⁴ आएगा। यानी डायरेक्ट फॉर्मूले से भी उतना ही आया था, और आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव से भी कर रहे हैं तो उतना ही आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटीग्रेशन थ्योरम, यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। तो इसमें पहचानने का तरीका क्या होता है कि कोई फंक्शन दिया रहेगा और उसका 0 to t जो है इंटीग्रेशन का लिमिट होगा, उसका लैप्लास निकालने के लिए कहा जाएगा। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल में आपको क्या करना है, उस फंक्शन का पहले लैप्लास निकाल लेना, यानी f ऑफ t का हम लैप्लास निकालेंगे तो f ऑफ s हो जाएगा, और वो इंटीग्रल के लिए आपको 1/s देना है। अगर एक टाइम का इंटीग्रेशन रहेगा तो 1/s देंगे, डबल इंटीग्रेशन रहेगा तो 1/s² करेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर है कि भाई लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ r ऑफ t का इंटीग्रेशन निकालिए, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ r ऑफ t किसका इंटीग्रेशन होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन का। जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तब आपको रैंप फंक्शन मिलता है, वीडियो में थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे हम लोग। तो इसका मतलब है कि हमको u ऑफ t का ही लैप्लास निकालना पड़ेगा। तो u ऑफ t का लैप्लास कितना होता है, 1/s होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन का लैप्लास 1/s होता है। तो हम यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए 1/s लिखें और इस इंटीग्रल के लिए 1/s लिखें एज पर फॉर्मूला। तो 1/s इंटू 1/s कितना हो गया, 1/s² हो गया, और हम पहले से जान रहे हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t कितना होता है, 1/s² होता है। तो ये हो गया मेरा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन।
अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन बाई टी। तो मल्टीप्लिकेशन बाई टी में क्या है, देखिए कि आपको पहचानना इस तरह से है कि किसी एक फंक्शन के साथ इस बार मल्टीप्लिकेशन में टी रहेगा। अगर मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंशियल टर्म था तो वो हो गया फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अगर मल्टीप्लिकेशन विथ टी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो एफ ऑफ टी है उसका हम एफ ऑफ एस निकाल लेंगे, और अगर टी सिंगल है यानी कि टी का पावर 1 है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एस विथ ए माइनस साइन। यानी जनरल फॉर्मूला ये होता है, देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर ऑफ एन एफ ऑफ टी का फॉर्मूला होता है -1 टू द पावर ऑफ एन, जितना पावर रहेगा टी का -1 टू द पावर ऑफ दैट मच, ठीक है, और उतना ही मर्तबा डिफरेंशिएट करेंगे। मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर टी स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर इंटू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एस। इस क्वेश्चन को समझिए, इसके बाद समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन देख के समझ में आ जा रहा है, टी इंटू साइन 2t है, यानी कि यहाँ पर एक ट्रिकोनमेट्रिक फंक्शन है और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में t है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन 2t का हम लोग लैप्लास निकाल लेंगे। साइन 2t का लैप्लास कितना हो जाएगा, 2 बाई एस स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे एफ ऑफ एस, ठीक है। अब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन विथ t का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो t का पावर 1 है तो -1 टू द पावर ऑफ 1 यानी -1 रहेगा। उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, ये जो निकला है मेरा d ऑफ d बाई डी एस 2 बाई एस स्क्वायर प्लस 4। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे u बाई वी लगा के सिंप्लीफाई कीजिएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म तो 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा। आंसर आएगा आपका 4 बाई एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, टी स्क्वायर कॉस टी है तो पहले कॉस टी का निकाल करके उसको एफ ऑफ एस मान लेंगे और उसको -1 टू द पावर ऑफ 2 यानी कि माइनस का चक्कर खत्म हो जाएगा शुरू में ही, बस उसको आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये आपके लिए असाइनमेंट का क्वेश्चन है, बनाइएगा इसको। डिवीजन बाई टी में क्या करना है, पहचानने का तरीका बिल्कुल आसान होगा। मान लेते हैं क्वेश्चन में है साइन टी बाई टी, तो मेरा एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा। तो सबसे पहले एफ ऑफ टी का हम एफ ऑफ एस निकाल देंगे, उसके बाद जो एफ ऑफ एस आया है उसको इंटीग्रेट करेंगे, एस से लेके इन्फिनिटी तक का लिमिट देंगे। याद रखिएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन विथ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है तो उसमें डिफरेंशिएट किया जाता है, और अगर डिवीजन विथ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है तो उसमें इंटीग्रेट किया जाता है और लिमिट जो होता है वो एस टू इन्फिनिटी तक होता है। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम थोड़ा सा ब्रीफली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है, इसका उतना ज़्यादा एप्लीकेशन जो है हम लोगों के ट्रांजिएंट में नहीं रहेगा, ब्रीफली मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। इसमें होता क्या है कि किसी एक कोई फंक्शन दे देगा और बोलेगा बताइए इसका इनिशियल वैल्यू क्या है, बताइए इसका फाइनल वैल्यू क्या है, या फिर इनिशियल वैल्यू और फाइनल इनिशियल वैल्यू थ्योरम या फाइनल वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई कीजिए। तो देखिए इसका स्टेटमेंट ये है, लिमिट t टेंड्स टू 0 एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी s इंटू एफ ऑफ एस, ठीक है। तो ये मेरा गिवन फंक्शन, हमको इसका इनिशियल वैल्यू निकालना है। तो एफ ऑफ टी मेरा कितना है यहाँ पर 5 इंटू ई टू द पावर ऑफ -4t है, तो इसको हमको पहले सबसे पहले लैप्लास निकाल देंगे हम। तो लैप्लास में क्या हो जाएगा, 5 के जगह में 5 ई टू द पावर ऑफ -4t का 1 बाई एस प्लस 4 हो जाएगा, तो ये आ गया। अब s से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको लिमिट लगाने के लिए s से मल्टीप्लाई करना है, s इंटू एफ ऑफ एस चाहिए आपको। तो s से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बच गया, 5s बाई एस प्लस 4 हो गया। अब हमको इसमें लिमिट लेना है s टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो s टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट लेंगे। तो इस तरह के लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हम s से डिवाइड कर देंगे। तो क्या बच जाएगा, 5 बाई 1 प्लस 4 बाई एस हो जाएगा। जब पुट करेंगे s टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो 5 बाई 1 यानी कि 5 आंसर हो जाएगा। इसको शॉर्टकट से भी बना सकते थे, क्योंकि आपको इनिशियल वैल्यू निकालना है। इनिशियल वैल्यू का मतलब t इज इक्वल टू 0। इस फंक्शन में t इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए, e टू द पावर ऑफ 0 का वैल्यू 1 होता तो 5 इंटू 1 5 ही हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे ही हम लोगों ने लैप्लास लगाएंगे तो 2 का हो जाएगा 2 बाई एस माइनस ई टू द पावर 5t का हो जाएगा 1 बाई एस माइनस 5। अब इसको हम लोग एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे तो s माइनस 10 बाई एस इंटू एस माइनस 5 आ जाएगा। अब जब इसको s से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये s और ये s कैंसिल हो जाएगा, मेरा s इंटू एफ ऑफ एस का फॉर्मूला हो जाएगा s माइनस 10 बाई एस माइनस 5। अब हम लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करना चाह रहे हैं, तो फिर से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को s से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 10 बाई एस और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5 बाई एस आ जाएगा। जब लिमिट पुट कर देंगे तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, यानी 1 बाई 1 यानी कि 1 आ जाएगा। इसको भी शॉर्टकट से बना सकते थे आप, ई टू द पावर ऑफ 0 जैसे ही पुट t का वैल्यू 0 जैसे ही पुट करेंगे, ई टू द पावर ऑफ 0 का वैल्यू 1 होता तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम। जस्ट थोड़ा सा फाइनल वैल्यू थ्योरम पे क्या होगा, t टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, इनिशियल वैल्यू थ्योरम में t टेंड्स टू 0 है
और जब ये टी एस फ्रीक्वेंसी है ना, अगर ये 0 रहेगा तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि टी इज इक्वल टू 1/f होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू में देखिए, फाइनल वैल्यू थ्योरम का मतलब है कि टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। टी टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया कि एस टेंड्स टू 0। तो ये फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू आसानी से याद रखा जा सकता है। लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू एफ ऑफ एस। तो इसको निकालना है हमको, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले एफ ऑफ एस निकालने के लिए 2/s, यहाँ पे देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का कॉन्सेप्ट है, तो पहले cos 2t का निकाल लेंगे, s/s² + 4 हो जाएगा। उसके बाद जहाँ जहाँ पर s है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के हिसाब से s प्लस a से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि यहाँ माइनस था तो s + 3 से रिप्लेस होगा। सॉल्व करेंगे तो मेरा फाइनली जो है 2/s s + 3 इतना आ गया मान लिया। अब हमको क्या करना है, बेसिकली s से मल्टीप्लाई करना, तो पूरा टर्म ही s से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2/s तो सॉल्व होकर 2 बच जाएगा, और यहाँ पर s² + 3s, और यहाँ पर हो जाएगा s² + 6s + 13 एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, अब जब हम लिमिट s टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। तो इस तरह से इसका फाइनल वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगा। आप शॉर्टकट से भी समझ सकते थे, देखिए e⁻−3t, e⁻−∞ का वैल्यू 0 हो जाता है ना, e⁻−∞ का वैल्यू 0 होता है, तो 0 × cos 2t करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचा, 2 + 0 2 ही बचेगा, तो फाइनल वैल्यू 2 आ रहा है इसका। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग को खुद से बनाना है, ये असाइनमेंट है। होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। आज की वीडियो में हम लोगों ने लैप्लास ट्रांसफॉर्म को डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड पार्शियल फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।